स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। फेयर एंड इंडिपेंडेंट इंक्वायरी को कैरी आउट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई पावर इन्वेस्टिगेशन टीम है उसको सेटअप करने के लिए कंसीडर किया गया। अब ये जो हाई पावर इन्वेस्टिगेशन टीम है उसको क्यों यहाँ पे सेटअप करना है, कौन से मैटर्स को इसके द्वारा इन्वेस्टिगेट है वो किया जाएगा। जो प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स हैं उनका एलिगेशन है कि उनके द्वारा पीसफुल वे के अंदर में प्रोटेस्ट किया गया था, बट पुलिस अथॉरिटीज़ के द्वारा उनके अगेंस्ट में एक्सेसिव फोर्स है उसका यूज किया गया। इसी वजह से आप देखिए कि वॉयलेंस का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ। तो ये जो एलिगेशंस है उनको फेयर वे के अंदर में, फेयर एंड न्यूट्रल वे के अंदर में इन्वेस्टिगेट है वो किया जा सके, इसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट है वो एक टीम को यहाँ पे सेटअप करने के लिए कंसीडर है वो किया है। सेकंड, आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन है उनको भी इश्यू किया गया। अब डायरेक्शन किसको यहाँ पे इश्यू किया गया है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के वहाँ पे, कि कोई भी पर्सन है जो एज ए प्रोटेस्टर के रूप से डिटेन किया गया है और माइनर सिचुएशन के अंदर में है, 18 ईयर का एज है वो उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उन सभी पर्सनस को आपको रिलीज है वो करना होगा। क्योंकि आप देखिए कि लार्जर नंबर के अंदर में इसी एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस प्रोटेस्ट के अंदर में पार्टिसिपेट है वो किया था। सेकंड, आप देखिए कि कोई पर्सन है जो माइनर एज ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है और उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो वहाँ पे जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं वो इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट है वो कर सकते हैं। क्योंकि पुलिस अथॉरिटीज़ को भी आप देखिए कि वन काइंड ऑफ कंसर्न है कि इस प्रोटेस्ट के अंदर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उन्होंने यहाँ पे एंट्री किया हो और हो सकता है कि उनका यहाँ पे कोई प्लानिंग हो कि प्रोटेस्ट के अंदर में वायलेंस वो किया जाए, तो उन पर्सनस के रिगार्डिंग में जो एक्शन है वो लिए जा सकते हैं। पर जो माइनर पर्सन हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पे रिलीज करना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन है। हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको पुलिस के बारे में जानकारी होना चाहिए। जो पुलिस फोर्स है वो किस लिस्ट के अंदर में आया करता है। आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में डिफरेंट लिस्ट है उनको डिवाइड किया गया है, जो हर एक जो अथॉरिटी है उसके डोमेन के अंदर में उनको रखा गया है। ये जो लिस्ट का जो डिवाइड है वो कौन सा शेड्यूल के अंदर में है, शेड्यूल 7 के अंदर में है। और अगर हम आर्टिकल के पर्सपेक्टिव से रीड करें तो आप देखिए आर्टिकल 244 है या 246 है, तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि किस आर्टिकल के अंदर में ये जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड है वो किया गया है। सेकंड, आप देखिए कि जो पुलिस एज ए सब्जेक्ट है ये बेसिकली स्टेट लिस्ट के अंदर में आया करता है। स्टेट लिस्ट है, स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे पावरफुल हुआ करता है इसके रिगार्डिंग में डिसीजन लेने के लिए। अब ये जो प्रोटेस्ट हुआ है वो दिल्ली के वहाँ पे हुआ है, तो जो दिल्ली का जो पुलिस है वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट है, बट दिल्ली का जो पुलिस है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता है। ये हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, उनके कंट्रोल के अंदर में हुआ करता है। किस आर्टिकल के अंदर में इस प्रोविज़न के बारे में मेंशन है, तो आप देखिए कि आर्टिकल 239 ए, जिसके अंडर में इस प्रोविज़न के बारे में मेंशन किया गया है कि दिल्ली के वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली को तो सेटअप किया गया, बट 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके वहाँ पे रेगुलेशन है वो कैरी आउट करती है। एक जो सब्जेक्ट है वो लैंड का है, कि वहाँ का जो ज़मीन के जो मैटर्स हैं बेसिकली हमारा जो यूनियन जो अर्बन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इन मैटर्स का उसके डोमेन में आया करते हैं। पब्लिक ऑर्डर है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अथॉरिटी है, उन्हीं के कंट्रोल में है। और थर्ड, आप देखिए कि वहाँ पे जो पुलिस है जिसको कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स डील करते हैं। तो ये तो पुलिस के बारे में हुआ। सेकंड, आप देखिए कि प्रोटेस्ट के दौरान में जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने एलिगेशंस लगाए हैं कि उनके अगेंस्ट में जो हार्श वे के अंदर में जो पुलिस फोर्स है उसको यूज किया गया, तो क्या हमारे यहाँ पे पुलिस फोर्स के अंदर में रिफॉर्म का ज़रूरत है। तो आप देखिए कि पुलिस फोर्स में जो रिफॉर्म्स है उसके रिगार्डिंग में एक प्रकाश सिंह केस है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसको आपको कोट भी करना चाहिए आपके आंसर्स के अंदर में। तो प्रकाश सिंह केस के अंदर में समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है कि हमें हमारे पुलिस फोर्स के जो एक्शंस हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनमें रिफॉर्म का यहाँ पे ज़रूरत है। रिफॉर्म का ज़रूरत इस वजह से भी है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रेजेंट डोमेन के अंदर में जो पुलिस फोर्स है एज ए स्मार्ट पुलिस के रूप से सेटअप हो। और स्मार्ट के अंदर में जो एस यहाँ पे अल्फ़ाबेट है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि पुलिस फोर्स है वो सेंसिटिव होना चाहिए। किस तरीके से होना चाहिए स्टूडेंट, सेंसिटिव होना चाहिए।
क्या यहाँ पे प्रोटेस्ट के अंदर में पुलिस के जो एक्शन है वो कम्प्लीटली सेंसिटिव वे के अंदर में थे? आप देखिए कि कुछ तो ऐसे भी वीडियो सर्कुलेट हुए थे जिसके अंदर में पुलिस का जो एक्शंस हैं वो काफ़ी लो काइंड ऑफ एक्शंस हैं वो देखने के लिए मिले थे। जिस तरीके से वहाँ पे स्टूडेंट्स को टारगेट है वो किया गया, तो पुलिस फोर्स को सेंसिटिव होने का ज़रूरत है। प्रकाश सिंह केस के अंदर में एक और टॉपिक है जिस पे डिस्कशन होता है कि समय के साथ में हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पुलिस का जो विंग है, इनके ऊपर जो पॉलिटिकल मास्टर हैं, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, उनका जो कंट्रोल है वो आपको लार्जर जो कंट्रोल है वो मिलेगा। तो क्या इस कंट्रोल को रिड्यूस है वो किया जाए? तो रिड्यूस करने के बारे में तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, बट रिडक्शन है वो किस तरीके से यहाँ पे हो, वो ये उसके बारे में आप देखिए कि अभी तक कोई एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। जैसे जैसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के डोमेन के अंदर में पुलिस फोर्स है वो मोर कंट्रोल में रहेगा, तो आप देखिए कि जो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं उनके अंदर इरोजन आपको मिल सकता है कि जो पॉलिटिकल जो मास्टर्स हैं अपना पॉलिटिकल एस्पिरेशन को फुलफ़िल करने के लिए पुलिस को एज ए मीडियम के रूप से या टूल के रूप से वो यहाँ पे यूज करेंगे। तो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जिसमें प्रोटेस्ट भी है और भी काफ़ी सारे लोगों के जो राइट्स हैं, उनका जो एक्सेसिबिलिटी है, उनका जो प्रेजेंस है उसमें डिक्लाइन हो सकता है इस तरीके से, क्योंकि कोई भी पर्सन जो पावर के अंदर में है, पावर से आप देखिए कि लॉस्ट नहीं होना चाहता, पॉलिटिकल डोमेन से आउट है वो नहीं होना चाहता। सेकंड स्टूडेंट, जब भी हम प्रोटेस्ट के बारे में यहाँ पे रीड करते हैं तो क्या स्टूडेंट्स हमारे जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं उन्होंने डेमोक्रेसी के अंदर में प्रोटेस्ट के बारे में किस तरीके से मेंशन किया है? तो आप देखिए कि जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल फिलोसफर हैं उनका अलग अलग कोटेशन हुआ करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर में प्रोटेस्ट के बारे में, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखने के लिए जो क्वेश्चंस हुआ करते हैं उसके पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे एक एक जो पॉलिटिकल फिलोसफर है उन्होंने कहा है कि प्रोटेस्ट वो एसेंशियल पल्स है किसी भी हेल्दी जो पब्लिक स्पेयर है, हेल्दी जो डेमोक्रेसी है उसका। और ये जो पल्स है जो उसको कंटिन्यूस चेक करने का ज़रूरत है कि समय समय पे गवर्नमेंट को अगर आपको अकाउंटेबल रखना है तो उसको इस तरीके से जो प्रोटेस्ट के थ्रू आप वहाँ पे प्रेशराइज कर सकते हो, अकाउंटेबल है वो यहाँ पे रख सकते हो। बट उसका मीनिंग ये नहीं है कि कम्प्लीटली जो कंट्री के अंदर में कयोस का जो सिचुएशन है वो कर दिया जाए। तो ये हमने फर्स्ट न्यूज़ के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे रीड किया। अब आप देखिए कि पॉइंट्स को हमने यहाँ पे रीड किया है और ये जो स्मार्ट पुलिस के बारे में देखा, इसका जो कंप्लीट आपको जो जो यहाँ पे फुल फॉर्म है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि स्मार्ट पुलिस का मीनिंग यही है कि पुलिस फोर्स है वो सेंसिटिव होना चाहिए। एम का जो मीनिंग है वो है कि मोबाइल वो होना चाहिए कि लोगों को एक्सेसिबल वो हो सके, यहाँ पे अफोर्ड एक्सेसिबिलिटी के बारे में है। आर से जो मीनिंग है वो रेस्पॉन्सिव है और टेक्नोलॉजी का भी उनके द्वारा यूज है वो किया जाए। तो इस तरीके से जो स्मार्ट पुलिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको ये यहाँ पे शो है वो करता है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में है। आईआईपी इंडेक्स का जो डाटा है वो रिलीज किया गया है जिसके अंदर में लास्ट 2 ईयर्स के आप देखिए कि गैप के बाद में फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको अचीव किया गया है। अब ये ग्रोथ है वो कितना है, वो 7.3% है वो बताया गया और लास्ट ईयर के कंपैरिजन के अंदर में भी काफ़ी ज़्यादा है। और फर्स्ट टाइम आप देखिए कि 2 ईयर्स के गैप के अंदर में 2024 का जो जुलाई अगस्त है उससे लेकर और 26 का जो जुलाई अगस्त है उसमें फर्स्ट टाइम इतना जो ग्रोथ नंबर्स हैं वो यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम लास्ट मंथ का जो डाटा है उसको कैलकुलेट करें तो लास्ट मंथ के समय में जो ग्रोथ रेट का जो डाटा था वो 5.1% था। क्या सभी सेक्टर्स के अंदर में इम्प्रूवमेंट हुआ है? क्या सभी सेक्टर्स में नहीं हुआ है, बट कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग वे के अंदर में परफॉर्मेंस वो देखने के लिए मिला। अब आप देखिए कि कौन कौन से सेक्टर के अंदर में, एक तो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में क्या हुआ है, हमारा जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हैं वो स्ट्रेंथन हुई हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के अंदर में स्ट्रेंथन हुआ। मैन्युफैक्चरिंग जो आउटपुट सपोर्ट है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। डोमेस्टिक आप देखिए कि जो जो डोमेस्टिक जो कंजप्शन है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो कि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से इस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट है वो देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी का जो सेक्टर है उसमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ। अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में इम्प्रूवमेंट का रीज़न क्या है, एक तो हमारा जो मई जून का जो समय था उसमें हीट वेव का कंडीशन हुआ था। तो
तो आप देखिए कि मोर डिमांड होगा तो उस सेक्टर में मोर प्रोडक्शन है वो मिलेगा, तो उसको रीजन बताया गया है। इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में लार्जर नंबर में इम्प्रूवमेंट है। और कैपिटल गुड्स का वो एरिया है, इसके अलावा कैपिटल जो गुड्स का एरिया है, ये 3 एरियाज़ के अंदर में बेटर रिजल्ट्स वो मिले हैं। कैपिटल गुड्स के अंदर में आप बेसिकली जो कंज्यूमर डिमांड है जो कि रिकवरी फेज के अंदर में है, इस वजह से ये नंबर्स इंक्रीज हुए हैं। अब ये तो हमने 3 सेक्टर वो देखे जिसमें यहाँ पे इंक्रीज हुआ। क्या हमारे जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं उनका कोई कंसर्न है क्या? कंसर्न ये है कि एक तो आप देखिए कि मानसून का जो कंडीशन है वो वीकनिंग सिचुएशन में है, कि अच्छा मानसून नहीं है इस साल, और कंटिन्यूस बारिश भी आप देखिए उस तरीके से रिसीव नहीं हुआ है, और अगस्त का जो मंथ है वो आने वाला है। एक तो बारिश नहीं हुआ है, सेकंड आप देखिए कि जो वेस्ट एशिया का जो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, तो वेस्ट एशिया की वजह से जो डिस्टरबेंस हुआ है वो यहाँ पे एक अलग मैटर है। तो 2 यहाँ पे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो ग्रोथ का जो डाटा यहाँ पे अचीव हुआ 7.3%, ये कंटिन्यूस रहे, इसके लिए एक सस्पेंशन या कंसर्न है कि कंटिन्यूस हो सकता है यहाँ पे, फ्यूचर के समय में ना रहे, नेक्स्ट मंथ के समय ही हो सकता है ग्रोथ में डिक्लाइन हो, तो ऐसा यहाँ पे कंसर्न है वो बताया गया। अब एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछते हैं, क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं कि कभी कभी हम इकोनॉमी के बारे में रीड करते हैं और कुछ इंडेक्स वो न्यूज़ में हुआ करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक तरफ आपको इंडेक्स वो मेंशन किए गए हैं, अदर तरफ आप देखिए कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये रिलीज हुआ करते हैं, तो जो रिलेटेड मिनिस्ट्री है उसको यहाँ पे बताया गया। फर्स्ट जो इंडेक्स है वो है आईआईपी इंडेक्स, और आईआईपी इंडेक्स के अंदर में जो मिनिस्ट्री है वो यहाँ पे मेंशन है कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। सेकंड आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो इकोनॉमी का जो इंडेक्स है वो दिया गया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, और सीपीआई के अंदर में यहाँ पे रिलेटेड मिनिस्ट्री बता दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। थर्ड आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें आपको मिनिस्ट्री बता दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फोर्थ आपको जो ऑप्शन दिया गया है इंडेक्स के अंदर में, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री, जो अभी रिसेंटली एग्जिस्टेंस में आया है, और रिलेटेड जो मिनिस्ट्री यहाँ पे बताया गया है कोर इंडस्ट्रीज के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि ये जो 4 इंडेक्स हैं जो रिलेटेड मिनिस्ट्री हैं, इनमें से कितने पेयर हैं जो करेक्टली वे के अंदर में यहाँ पे मैच हैं। तो स्टूडेंट जब हम आईआईपी, अब यहाँ पे आपको बताना है कि 1 ओनली पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच है, 2 पेयर्स हैं वो मैच हैं, 3 पेयर हैं वो करेक्टली मैच हैं, या ऑल 4 पेयर्स हैं वो करेक्टली हैं। अब आप देखिए कि आईआईपी इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा, तो फर्स्ट यहाँ पे रॉन्ग हुआ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ही इसको रिलीज करते हैं, वैसे तो ये एनएसओ के अंडर में आता है, तो स्टूडेंट सेकंड यहाँ पे करेक्ट है। होलसेल प्राइस इंडेक्स है जो कि बेसिकली जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसके अंडर में ये रिलीज होता है, तो थर्ड करेक्ट है। और अब ये जो रिसेंटली इंडेक्स आया था, इंडेक्स ऑफ जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें एक नया कोर इंडस्ट्री आयरन ओर है जिसको इंक्लूड किया गया था, ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में है। तो कितने पेयर करेक्ट हैं, 2 पेयर्स यहाँ पे करेक्ट हैं और 2 पेयर करेक्ट नहीं है। तो ये इंडेक्स आप ज़रूर से याद रखना कि आईआईपी का जो इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस का जो इंडेक्स है, बोथ किसके द्वारा निकलते हैं, मोस्पी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। होलसेल प्राइस इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ जो कोर इंडस्ट्री हैं ये निकला करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डोमेन के अंदर में। तो इस तरीके से ये यहाँ पे न्यूज़ के अंदर में है। अब आप देखिए कि अगर हमारे कंट्री को विकसित भारत का जो विजन है उसको अगर हमें अचीव करना है, तो क्या हमें कंटिन्यूस इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर में हाई रेट ऑफ ग्रोथ है उसको कैरी आउट करना होगा। यस स्टूडेंट्स, हाई रेट ऑफ ग्रोथ होना चाहिए। हाई रेट ऑफ ग्रोथ के साथ साथ आप देखिए कि और भी हमें पॉलिसी में रिफॉर्म करना होगा, जैसे कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें यहाँ पे इंक्रीज हो, लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन रेट है उसके अंदर में इंक्रीज हो,
और जो इनकम इनइक्वलिटी है वो भी यहाँ पे रिड्यूस होना चाहिए सोसाइटी में, जिससे कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ है उसको यहाँ पे अचीव कर सकें। क्योंकि कंट्री का ग्रोथ हो ये इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ कंट्री के एवरी पार्ट के अंदर में, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर में ग्रोथ होना चाहिए, जिससे कि हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी है उसको डेवलप कर सकें। क्योंकि इनकम इनइक्वलिटी अगर ज़्यादा रहेगा तो वो इम्पैक्ट करेगा अदर जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको वो क्रिएट करता है। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ के बारे में रीड करें तो मणिपुर के बारे में है, इसको यहाँ पे इरेज करते हैं। आप इसको अपने रफ नोटबुक के अंदर में अगर नोट्स अगर आप बनाते हो तो उसमें आप लिख लेना इस तरीके से प्रैक्टिस के लिए। मणिपुर के अंदर में आप देखिए कि जो पोस्टल बैग्स हैं वो जा रहे थे, उनको बेसिकली जला दिया गया है, एक जो प्रोटेस्ट और वहाँ पे जिस तरीके से वायलेंस का जो सिचुएशन है। अब ये तो बेसिकली आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है उसके अंडर में आया करता है, जो पोस्टल डिपार्टमेंट है यहाँ पे। बट ये मणिपुर का एक एरिया यहाँ पे इस न्यूज़ के अंदर में मेंशन है। एरिया का नाम क्या है? उखरूल जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, उखरूल डिस्ट्रिक्ट। उखरूल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? उनका जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसके अंदर में है, जहाँ पे नागा कम्युनिटी है वो रहा करती है। कौन सा कम्युनिटी रहा करती है स्टूडेंट्स? नागा कम्युनिटी का भी लार्जर नंबर्स के अंदर में प्रेजेंस है। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है उखरूल, क्या आपको मणिपुर में कोई अदर डिस्ट्रिक्ट भी अगर आपको पता हो, कोई न्यूज़ के अंदर में रहा हो? आप देखिए कि मणिपुर का एक काफ़ी ज़्यादा फेमस साइट है लोकटक लेक। काफ़ी ज़्यादा फेमस साइट कौन सा है? लोकटक लेक है, या कैबुल लामजो नेशनल पार्क है। कैबुल लामजो जो नेशनल पार्क है, तो ये जो बेसिकली जो लोकटक एंड कैबुल लामजो नेशनल पार्क है ये बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो ये बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट भी न्यूज़ में होता है काफ़ी बार, इन वजह से भी हुआ करता है। एक यहाँ पे आपको होमवर्क दे देते हैं स्टूडेंट, जब हम मणिपुर के बारे में रीड करते हैं तो हमारा जो इंडियन नेशनल आर्मी था, आज़ाद हिंद फौज था, आप देखिए कि उनके द्वारा अपना जो फर्स्ट टाइम फ्लैग है वो होस्ट कहाँ पे किया गया था। पहला जो इंडियन मेन सोइल के ऊपर में उन्होंने कहाँ पे जो उनका फ्लैग है वो लगाया था, तो ये आपको बताना आप ज़रूर से। क्या मोइरांग नाम की वो जगह है मणिपुर के अंदर में जहाँ पे उन्होंने पहली बार अपना फ्लैग लगाया था? क्योंकि वो म्यांमार का जो रूट है उससे आप देखिए कि इंडिया के लिए वो आ रहे थे, तो क्या उस मणिपुर के एरिया में ही लगाया? क्योंकि मणिपुर म्यांमार के साथ में अपना एरिया शेयर करता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम क्या रीड करें? अब यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट देखा जहाँ पे पोस्टल बैग्स को जलाया गया है। उखरूल का वो एरिया है, नागा कम्युनिटी जहाँ पे रहती है। मेन कम्युनिटी मैती है। मैती के अलावा कुकी एंड जो कम्युनिटी होते हैं, कुछ एरिया में नागाज भी हैं। और अब रिसेंट जो कन्फ्लिक्ट है नागाज का भी वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ में हुआ है। अब इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक फ्लावर पाया जाता है जिसका एक फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज होता है। फ्लावर का नाम क्या है? सिरुई लिली। सिरुई लिली। अब इसका फेस्टिवल होता है और ये फेस्टिवल अभी पिछले कुछ समय से न्यूज़ के अंदर में भी था। ये जो फ्लावर है बेसिकली पेरेनियल प्लांट के रूप से एग्जिस्ट करता है, एंडेमिक है इस रीजन के अंदर में, इस रीजन के अंदर में एंडेमिक है। एक जो मणिपुर और नागालैंड का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे एक वैली एरिया है, उस वैली के अंदर में ये लार्जर नंबर के अंदर में ये जो सिरुई लिली जो फ्लावर है, जो प्लांट है वो मिला करता है। क्या नाम है उस वैली का? वहाँ पे वैली का जो नाम है वो बेसिकली स्टूडेंट्स, प्रोनाउंसिएशन इसका लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है बट आप कोशिश करना क्या इसका प्रोनाउंसिएशन है वो आप ज़रूर से एक बार प्रैक्टिस करना। ये जो वैली है वहाँ पे ये मिला करता है, क्योंकि इसके अंदर में जो डी है वो साइलेंट रहेगा, तो इसको जुकू वैली है वो बोला करते हैं। तो इस वैली के एरिया के अंदर में लार्जर नंबर में ये मिला करता है। अब आपको एक यहाँ पे एक टर्म है, आप देखिए कि काफ़ी बार ये जो जुकू वैली है वो न्यूज़ में आता है। ऐसा ये कम्युनिटी ही रहा करती है वेस्ट एशिया में, स्पेशली जो सीरिया का एरिया है वहाँ पे ड्रूज नाम से कम्युनिटी है। कम्युनिटी का नाम क्या है? सिमिलर काइंड ऑफ नेम आपको मिलता है, ड्रूज उस कम्युनिटी का नाम है। सीरिया में वो मिलती है, इवन सीरिया, लेबनान और जो इजराइल का एरिया शेयर होता है वहाँ पे ये लार्जर नंबर में रहती है ये कम्युनिटी। तो एक रिलीजियस कम्युनिटी है, सिमिलर काइंड ऑफ नेम है यहाँ पे। ऑल इन्फॉर्मेशन था मणिपुर का जो हमने रीड किया। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कावेरी के बारे में। अब कावेरी का जो वाटर रेगुलेटरी जो कमेटी है, कावेरी का वाटर रेगुलेटरी कमेटी,
उनका मीटिंग हुआ तो उन्होंने कहा कि जो तमिलनाडु का जो एरिया है उसके अंदर में पानी को रिलीज करना है कर्नाटका के द्वारा, और कंटिन्यूस पानी का रिलीज है वो होना चाहिए। तो आप देखिए कि समय समय पे ये जो वाटर रेगुलेटरी जो कमेटी है वो एग्जामिन करती है कि कहाँ पे वाटर का डेफिसिट है। अगर कोई रिवर में स्टेट्स का जो कन्फ्लिक्ट हुआ करता है वहाँ पे एग्जामिन करती है, अगर डेफिसिट है तो कितना पानी वहाँ पे रिलीज करना है। तो ये कंडीशंस को एग्जामिन करने के बाद में इस तरीके से डायरेक्शन है वो दिया गया। कल या परसों के न्यूज़पेपर में हमने रीड किया था, इसी कावेरी रिवर के ऊपर में एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम है मेकेदातु प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में आप देखिए कि डेट तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को। हम क्या रीड किए थे इसके बारे में, हम ये रीड किए थे कि जब यूनियन मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट के वहाँ पे जवाब दिया गया तो उन्होंने कहा कि कर्नाटका को अगर मेकेडाटू प्रोजेक्ट बनाना है, जो बेंगलोर के वाटर डिमांड के रिगार्डिंग में वो प्रोजेक्ट है, एक तो आप देखिए कि जो रिवर का जो फ्लो है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। सेकंड, वहाँ पे कर्नाटका को जो अदर राइपेरियन स्टेट हैं उनके साथ में किसी तरीके से कंसेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं होना चाहिए। तो कावेरी का ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे न्यूज़ के अंदर में था। कावेरी के बारे में हम काफ़ी बार इसका जो ओरिजिन है, जो ब्रह्मगिरी हिल्स है, ताल कावेरी का जो एरिया है उसके बारे में तो हम काफ़ी बार रीड कर चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस इस वजह से करेंगे कि ये रिवर्स हैं, पिछले कुछ समय से न्यूज़ में भी थे। अब आप देखिए कि एक जो यहाँ पे जो रिवर है उस रिवर का नाम है काबिनी। रिवर का नाम क्या है? काबिनी। कावेरी नहीं है, काबिनी उसका नाम है। काबिनी के अलावा आप देखिए कि जो सेकंड रिवर है उसका नाम है यहाँ पे, सेकंड रिवर का नाम है बेतवा। बेतवा जो अभी बुंदेलखंड के एरिया जो फ्लो करती है और अभी न्यूज़ में भी थी। बेतवा के अलावा आप देखिए कि जो थर्ड रिवर है उसका नाम है कावेरी। थर्ड रिवर का नाम है केन। कावेरी नहीं रखते हैं, केन उसका नाम रखते हैं। अब यहाँ पे ये जो रिवर हैं वो किसका ट्राइब्यूटरी हैं? जो ओरिजिनल रिवर है जिसमें जाके मिलेंगे उस रिवर को मेजदा कोलम में बताया गया है। काबिनी के साथ में आप देखिए कि हमने यहाँ पे जो रिवर ऐड किया है वो है ब्रह्मपुत्रा, वो हमने ऐड किया वो है ब्रह्मपुत्रा। बेतवा के साथ में हमने इंक्लूड कर दिया गंगा, क्योंकि ये जो बुंदेलखंड के एरिया से फ्लो करती है। केन के साथ में हमने किया यहाँ पे यमुना। तो इसमें से कितना जो 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 पेयर हैं वो करेक्टली मैच है? 1 ओनली, 2 ओनली, ऑल 3 या नन? तो आप देखिए कि यहाँ पे जो जो करेक्ट जो मैच है, काबिनी है वो ट्राइब्यूटरी किसका है? वो है कावेरी का। बेतवा जो ट्राइब्यूटरी है वो किस में जाके मिलता है? यमुना के अंदर में। और केन जो है वो भी यमुना में मिलता है। तो 1 पेयर यहाँ पे करेक्टली वे के अंदर में मैच है। तो ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। अब कावेरी का कुछ ट्राइब्यूटरी यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से ये कंटिन्यूस न्यूज़ में है मेकेडाटू प्रोजेक्ट की वजह से भी, और भी काफ़ी सारे रीजन्स हैं। तो कावेरी का जो ट्राइब्यूटरी है, एक तो है आप देखिए कि काबिनी, एक तो है यहाँ पे काबिनी रिवर है। काबिनी के अलावा आप देखिए कि हेमावती नाम से भी एक नदी है, हेमावती नाम से भी एक नदी है। और हेमावती के अलावा स्टूडेंट्स भवानी नाम से भी एक रिवर है, भावानी नाम से भी। तो ये 3 रिवर्स, और भी काफ़ी सारे रिवर्स हैं। आप देखिए कि आपको कुछ 2-3 तो ज़रूर से पता होना चाहिए। और अगर आपको डिटेल में प्रिपेयर करना है किसी रिवर को तो उसका लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी और राइट बैंक ट्राइब्यूटरी दोनों को वहाँ पे आप रफली मैप के अंदर में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी उस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे कि लेफ्ट बैंक में कौन सा है, राइट बैंक के अंदर में कौन सा है। और कुछ आपसे पहले भी यूपीएससी ने ऐसे सवाल हैं वो पूछे हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इलेक्शन का जो वर्क है उसके रिगार्डिंग में, जो टीचर्स का जो ड्यूटी है उसके बारे में। कुछ दिनों भी पहले आप देखिए कि दिल्ली हाई कोर्ट के वहाँ पे एक पेटिशन फाइल हुआ था कि आर्टिकल 324 जो फ्री एंड फेयर वे के अंदर में इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है कि इलेक्शन प्रोसेस को सुपरिंटेंडेंट करना हो, कंट्रोल करना हो, रेगुलेट करना हो, इलेक्शन कमीशन को वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हाईएस्ट पावर है। तो ये जो हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का, ये आप देखिए कि जो राइट ऑफ द चिल्ड्रन, जो फ्री एजुकेशन का उनका जो राइट है उसको किसी तरीके से हैम्पर है वो नहीं करना चाहिए।
अगर टीचर इलेक्शन का ड्यूटीज़ के अंदर में बिजी होगा तो कोई गेस्ट फैकल्टी है या कोई अदर सब्जेक्ट का जो टीचर है वो वहाँ पे उनके वर्क को कैरी आउट करेगा। तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है इलेक्शन कमीशन से कि जो बर्डन है, जो टीचर्स के ऊपर में बर्डन है, उसको कैसे यहाँ पे ईज किया जाए, कैसे वहाँ पे रिड्यूस है वो किया जाए। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हो सकता है मेंस में आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि एसआईआर का जो ड्राइव है वो पिछले 1 ईयर से न्यूज़ में है। पहले बिहार के वहाँ पे हुआ, फिर अदर स्टेट्स के वहाँ पे हुआ है, और अब फिर से जो अदर राउंड ऑफ स्टेट्स हैं उनको यहाँ पे कैरी आउट किया गया है। तो ये जो एसआईआर ड्राइव जब भी होता है, इलेक्शन कमीशन के पास में इतने ऑफिशियल नहीं है, तो वो यहाँ पे गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको ऑफिशियल्स चाहिए और टीचर्स को उसमें लगा दिया जाता है। तो कैसे ये एजुकेशन को इम्पैक्ट करता है। ऑलरेडी हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर में जो क्वालिटी एजुकेशन है उसका कंसर्न है। वैसे आप देखिए कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में अगर किसी पर्सन को टीचर बनना है तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के बाद में वो टीचर बनता है, बट वहाँ पे जो जिस तरीके का अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए टीचर का, जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए, उस तरीके का एक्टिविटी आपको नहीं मिलेगा। जो सिटी का जो स्कूल्स हैं, अर्बन जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनमें फिर भी आप देखिए कि कोई पॉजिटिव थिंग है, बट मैक्सिमम जो रूरल एरियाज़ हैं, जो आइसोलेटेड एरिया हैं, वहाँ पे जो टीचर है वो बेसिकली उन क्वालिटी एजुकेशन के अंदर में जो डिक्लाइन है। एक प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे उस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो ही नहीं है। काफ़ी बार आपको डमी नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो भी मिलेंगे कि स्कूल में दिखा दिया गया कि 70 स्टूडेंट्स वहाँ पे, बट वो कभी उसके पार्ट ही नहीं है, ना कभी वो आया करते हैं। तो किसी स्कूल का जो रनिंग है, जो फंक्शनिंग सिचुएशन में उसको शो करने के लिए इस तरीके से भी जो जो एक्टिविटी है वो हुआ करती हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है, वो केरल के बारे में है। केरल का जो कासरगोड का जो एरिया है, केरल में एक तो आप देखिए कि काफ़ी सारे जो जो सिटीज़ हैं उनके नेम आपको के से ही देखने के लिए मिलेंगे। चाहे आप देखिए वो कोझिकोड हो, कासरगोड हो, कोटायम का एरिया हो, कोचीन का एरिया हो, और भी काफ़ी सारे जगह हैं जो कि जो केरल के अंदर में आपको नाम है जो के से ही देखने के लिए मिलता है। तो कासरगोड के अंदर में क्या हुआ है, अमीबा का जो वहाँ पे केसेज आया करते हैं केरल के अंदर में, कि अमीबा जो है वो वाटर बॉडीज़ के अंदर में मिला करता है। पर्सन वहाँ पे आप देखिए कि बाथिंग के लिए गया होगा, उन वाटर बॉडी के किसी तरीके से वो अमीबा है वो बॉडी के कांटेक्ट में आया होगा। काफ़ी बार तो जो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है उसी के थ्रू वो बॉडी में एंटर करता है, माइंड तक वो पहुँचता है। माइंड को वो देखे कि माइंड ईटिंग अमीबा भी इसको बोला करते हैं। अब ये जो अमीबा का जो यहाँ पे ये जो इश्यू आया है, क्या इसका कोई डायरेक्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो आप देखिए कि ट्रीटमेंट तो इसका अवेलेबल है, सेकेंडरी वे के थ्रू मेडिकल में इसका जो ट्रीट है वो किया जाता है। बट अगर वो यहाँ ब्रेन तक अगर वो इन्फेक्शन पहुँचता है, ब्रेन ईटिंग का सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट होता है, तो वहाँ पे जो बचाना है वो काफ़ी क्रिटिकल है, डिफ़िकल्ट वहाँ पे टास्क है। तो फ्री लिविंग अमीबिया इनको बोला करते हैं, जो कि फ्रेश वाटर के अंदर में रहा करता है। फ्रेश वाटर हो, लेक का एरिया हो, वो रिवर का एरिया हो, और आप देखिए कि रेयर है, लाइफ थ्रेटनिंग इसको डिजीज है, लाइफ थ्रेटनिंग ये सिचुएशन है उसको क्रिएट करता है। 2025 के समय भी ये न्यूज़ में था, 24 के समय भी ये न्यूज़ में था। वहाँ का लोकल बॉडीज़ ने जो गाइडलाइंस उनको रिलीज़ किया था कि वाटर बॉडीज़ के साथ में जो पर्सन है, जो वहाँ पे चिल्ड्रन है, उसमें जो आप देखिए कि बाथिंग के लिए या अदर एक्टिविटीज़ के लिए डायरेक्टली वे में एंटर हैं वो ना करें। क्या रीज़न हो सकते हैं यहाँ पे वाटर बॉडीज़ में इस तरीके से अमीबा का इंक्रीज होना? क्लीननेस एक रीज़न हो सकता है। हमारे यहाँ पे आप देखिए कि जिस तरीके से वेस्ट का ट्रीटमेंट होना चाहिए वो नहीं होना, वाटर बॉडीज़ के अंदर में वेस्ट को डंप करना, ये कुछ यहाँ पे फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से आपको इस तरीके से इन्फेक्शन है वो मिला करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है स्टूडेंट्स कॉमनवेल्थ के बारे में। आप देखिए कि जो हमारा जो एक रेस बेसिकली वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू, अभी उन्होंने ग्लासगो के अंदर में थर्ड उनका कंटिन्यूस ये डेट कॉमनवेल्थ का टूर्नामेंट है, जिसमें थर्ड टूर्नामेंट के अंदर में कंटिन्यूस उनका बेटर परफॉर्मेंस रहा है, उनको मेडल है वो आया है। तो गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है ग्लासगो के अंदर में। अब ग्लासगो कहाँ है, स्कॉटलैंड के वहाँ पे ग्लासगो है। अब मेडल जीता है, बट हमारे लिए क्या लेसन यहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में होनी चाहिए। एक तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि कॉमनवेल्थ का ये जो गेम होने वाला है अभी चल रहा है ग्लासगो के अंदर में, काफ़ी सारे ऐसे डोमेन हैं, काफ़ी सारे ऐसे यहाँ पे गेम्स हैं जिनको कि इंक्लूड है वो नहीं किया गया।
हमारे कंट्री का जो एक्सपेक्टेशन हुआ करता है रेसलिंग के अंदर में, बैडमिंटन के अंदर में, टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे स्क्वॉश का जो जो गेम है, इन सभी को, हॉकी को भी नहीं इंक्लूड किया गया है कॉमनवेल्थ के इस टूर्नामेंट में। क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? एक तो स्टूडेंट्स, ये जो ओरिजिनली होने वाला था वो विक्टोरिया जो स्टेट है, विक्टोरिया स्टेट किसका? ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज है वो करना था। कहाँ पे ऑर्गेनाइज करना था स्टूडेंट्स? विक्टोरिया के वहाँ पे। और वहाँ पे ऑर्गेनाइज ना होने के बजाय उन्होंने, आप देखिए कि इससे विड्रोवल किया, क्योंकि उनको लगा कि वहाँ का जो कोस्ट है, इकोनॉमी है, उसको ये इम्पेक्ट करेगा। और उसके विड्रोवल के बाद में ग्लासगो को वहाँ पे प्रिपेयर करना था, ग्लासगो ने इसको प्रिपेयर किया है, और कुछ टूर्नामेंट्स उनको यहाँ से रिमूव है वो कर दिया गया। अब ये वो टूर्नामेंट्स थे जो वो स्पोर्ट्स के गेम्स थे जिसके अंदर में हमारे चांसेस ज़्यादा थे। हमारा परफॉर्मेंस हमेशा से कॉमनवेल्थ के अंदर में काफ़ी बेटर हुआ करता है। लार्जर वो कंट्री आया करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर में जहां जो ब्रिटेन के कभी कॉलोनी रहे थे, ब्रिटेन का उनके ऊपर में कंट्रोल या रेगुलेशन है वो रहा था। बट मोजाम्बिको को जब ऐड किया गया 96 के समय में, तो कुछ ऐसे भी कंट्रीज इंक्लूड होने लगे जो कभी आप देखिए कि ब्रिटेन का कॉलोनी है वो नहीं रहे थे। अफ्रीकन एक नेशन है मोजाम्बिको, मोजाम्बिको के बाद में आप देखिए कि वहाँ पे रवांडा को इंक्लूड किया गया। फिर आपको गैबून नाम का जो नेशन है वो आपको मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि कभी कॉलोनी है वो नहीं रहे थे, उनको इंक्लूड है वो किया गया है। अब नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए? नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे टूर्नामेंट होगा। स्पोर्ट्स का जो प्रेजेंट सिचुएशन है हमारी कंट्री में कैसा है? लार्जली वे के अंदर में स्पोर्ट्स में जो पर्सन है एज ए गैम्बल के रूप से इसको कंसीडर करते हैं। गैम्बल के रूप से किस तरीके से कंसीडर करते हैं कि कुछ स्टेट्स के अंदर में स्पोर्ट्स का जो पॉलिसी है वो काफ़ी बेटर है। जैसे कि आप देखिए कि हरियाणा के अंदर में स्पोर्ट्स का जो पहली पॉलिसी है वो काफ़ी बेटर है, कि अगर आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करोगे किसी भी इस कॉमनवेल्थ के अंदर में, ओलंपिक के अंदर में, तो आपको जो जो कम्प्लीटली जो सपोर्ट के लिए जो गवर्नमेंट जॉब है, एक बेटर रैंक का जो गवर्नमेंट जॉब है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके का स्पोर्ट्स पॉलिसी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके का पॉलिसी है तो लोग इसको एज ए लेडर के रूप से कंसिडर करते हैं कि एक सीढ़ी है जिससे कि वो अपना जो पॉवर्टी है, जो उनका सिचुएशन है, उस विशियस साइकिल से, जो उनका जो साइकिल है उससे वो बाहर निकल सकें, एक बेटर जो पोजीशन है उसको गेन कर सके सोसाइटी के अंदर में। अब इसके लिए क्या होगा? ऐसा यहाँ पे सिचुएशन है, एक तो आप देखिए कि जो रास्ता है वो वर्क हार्ड का है, कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया जाए, कंसिस्टेंटली जो डिसिप्लिन डेडिकेशन को शो किया जाए। सेकंड, यहाँ पे जो रूट है, काफ़ी बार आप देखिए कि जो बैन ड्रग हैं उनको भी जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो यूज़ करते हैं। हमारे काफ़ी सारे जो पर्सनस हैं समय समय पे जब डोप टेस्ट होते हैं तो उनके अंदर में वो फेल हुआ करते हैं। हमारी जो लेबोरेटरीज हैं जो कि डोप टेस्ट के रिगार्डिंग में हैं, उनके भी क्वेश्चंस हैं जो पहले रेज हुए थे पिछले कुछ ईयर्स के अंदर में। तो स्पोर्ट्स का ये जो सिचुएशन है, गेम हमारे यहाँ पे होने वाले हैं। विक्टोरिया ने विड्रोवल किया था वहाँ पे जो इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्पैक्ट ना हो, और कॉमनवेल्थ का जो नेक्स्ट गेम है 2030 में वो इंडिया के अंदर में होगा। तो लेसन हमारे लिए यही है कि स्पोर्ट्स सेक्टर के अंदर में भी मोर रेगुलेशन को लेके आएँ, और हम स्पोर्ट्स का जब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें तो इकोनॉमिक सिचुएशन को भी यहाँ पे कंसिडर करें कि हमें लार्जर इम्पैक्ट वहाँ पे ना हो, और हम बेटर जो जो ये टूर्नामेंट है उसको ऑर्गेनाइज है वो कर सकें। तो ये कुछ बेसिक यहाँ पे ये टूर्नामेंट के पर्सपेक्टिव से हमारी कंट्री के रिगार्डिंग के जो पॉइंट्स हैं उनको हमने देखा। नेक्स्ट आप देखिए कि ये जो फॉर्मर इंटेलिजेंस का जो विंग है उसके ये जो हेड हैं वो हुआ करते थे। इन्होंने एक पेटिशन भी फाइल किया था कोर्ट के अंदर में। पेटिशन इनका क्या था कि जो पैलेट गन्स हैं उनको कम्प्लीटली बैन है वो किया जाए, जो कि दिल्ली के अंदर में प्रोटेस्ट के दौरान में रहा था। अब पैलेट गन्स को बैन करने के लिए क्यों कहा गया? एक तो आप देखिए कि आज ही का जो द हिंदू है उसमें विजेता सिंह, जो कि एक काफ़ी फेमस जर्नलिस्ट हैं, द हिंदू का जो ये जो सेक्शन है उसके अंदर में उनका एक रिपोर्ट है कि दिल्ली पुलिस का जो जनरल जो डायरी हुआ करता है ना, जो जिस डायरी के अंदर में जो मेंटेन किया करते हैं, तो उस डायरी के अंदर में मिला है कि पैलेट गन से जिसको फायर किया गया था, 2 राउंड ऑफ फायरिंग है वो वहाँ पे हुआ था। ये उनका जनरल डायरी है जो अभी ऑफिशियल स्टैंड है, जिसके अंदर में दिल्ली पुलिस डिनाई करता है कि पैलेट गन से उनका यूज नहीं हुआ है।
और कंट्री के अंदर में फर्स्ट टाइम आप देखिए कि किसी प्रोटेस्ट के अंदर में पैलेट गन्स को यूज किया गया। पहले कश्मीर में हुआ था 2016 के समय में, फिर मणिपुर है, पंजाब हरियाणा का बॉर्डर का एरिया है जहाँ पे किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, और अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में इस तरीके से क्राउड को मैनेज करने के लिए, क्राउड को आप देखिए कि जो वायलेंट एक्टिविटी है उनको रोकने के लिए इस तरीके से यहाँ पे किया गया। तो ये भी जो टॉपिक है जो हम फर्स्ट न्यूज़ के अंदर ही कवर करते थे, बट उसको वहाँ पे हमने नहीं किया। इन पर्सन का जो नेम याद आया तो इन्होंने कहा है कि इसको कम्प्लीटली बैन है वो कर दिया जाए। अब इन्होंने अर्बन एरिया के बारे में लिखा है कि हमारे कंट्री के अंदर में आप देखिए कि अर्बन एरिया के कुछ इंसिडेंट इन्होंने बताए, जो जगह जगह पे कहीं पे फायर का इंसिडेंट होता है उन सबको यहाँ पे इन्होंने अपने आर्टिकल में कोट किया कि उस इंसिडेंट के अंदर में इस तरीके से कैजुअलिटी हुआ था, अदर जो एक्सीडेंट है उसमें इस तरीके से कैजुअलिटी है वो हुआ था। तो इसमें ओवरऑल हमारा एक डाटा बताया गया है कि 13,000 से लेकर 15,000 का एक डाटा है जो फायर की वजह से ट्रेजिडी है वो हुआ करती हैं, कि 13,000 से लेकर 15,000 तक का फायर की वजह से जो ट्रेजिडी है वो हमारे कंट्री में आपको देखने के लिए मिलेगा। सेकंड आप देखिए कि 2026 का जो ये ईयर है जिसमें हीट कंडीशन ज़्यादा था, हीट कंडीशन ज़्यादा था तो आप देखिए कि वायर का जो शॉर्ट सर्किट वहाँ पे होना, मोर इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड होना, वहाँ पे जो इक्विपमेंट है उसका प्रॉपर मेंटेनिंग ना होना, हीट कंडीशन वैसे ही ज़्यादा है, तो उसका जो इम्पैक्ट हुआ, काफ़ी सारी ये जो फायर के इंसिडेंट्स वो आए हैं। अब यहाँ पे एक कॉमन थ्रेड कि हर एक जो कोई भी इंसिडेंट होता है उसके अंदर में कॉमन मिस्टेक्स हैं, सभी को पता है कि ये जो वायलेट किया गया है वायलेशन है यहाँ पे, चाहे वो बिल्डिंग कोड के अंदर में वायलेशन हो, रेगुलेशन के रिगार्डिंग में जो वहाँ पे रेगुलेशन के जो टूल्स हुआ करते हैं उनको इम्प्लीमेंट ना करना हो, जो लोकल अथॉरिटी हैं जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी नया यहाँ पे कॉमर्शियल बिल्डिंग ऑपरेट करता है उसमें प्रॉपर एग्जिट गेट्स हैं या नहीं हैं, ऐसे इंसिडेंट से डील करने का वहाँ पे सिचुएशन है या नहीं है, तो उनके ऊपर उनका केयर है वो ना किया जाना। तो इस तरीके से आपको जो कॉमन थ्रेड, एक कॉमन काइंड ऑफ वायलेशन का जो सिचुएशन है वो मिलेगा, वायलेशन हुआ करता है विद कंसिक्वेंसेज है। बट सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यहाँ पे ये बताया गया कि टेक का जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको हम यहाँ पे यूटिलाइज करें। हमारी कंट्री का जो टेक्नोलॉजी के अंदर में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, चाहे वो आप देखिए कि यहाँ पे कैमरा के थ्रू जो सर्वे है वो यहाँ पे किया जाए, अथॉरिटीज़ यहाँ पे कैमरा को यूज़ करें या अदर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ करें बेटर अर्बन प्लानिंग के लिए। थर्ड आप देखिए कि यहाँ पे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट में तो आया था अर्बन लोकल बॉडीज़, बट अर्बन लोकल बॉडीज़ यहाँ पे वीक सिचुएशन में है क्योंकि उनके पास में फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज का जो प्रॉब्लम हुआ करता है। तो इन सभी को देखते हुए हमें यहाँ पे एक बेटर अगर रिजल्ट्स को गेन करना है अर्बन एरिया के अंदर में, तो एक फिक्स यहाँ पे जो सिंक्रोनस वे में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनका एक सिंक्रोनस स्ट्रेटजी है वो बनाया जाए और अर्बन एरिया को मोर ब्यूटीफुल है, मोर जो यहाँ पे हर एक वेदर कंडीशन को वो डील कर सकें, ऐसा हमें बनाना है। तो काफ़ी कुछ वर्क है वो करना होगा, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हो, फुटपाथ को मेंटेन करना हो, रोड को यहाँ पे मेंटेन करना हो, सिटी के अंदर में जो अर्बन फॉरेस्ट्री है उसको इंक्रीज करना हो, उसमें किसी तरीके से एनक्रोचमेंट या डिक्लाइन है वो नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आप देखिए कि ईरान और अफगानिस्तान का जो बैलेंसिंग एक्ट है, अभी रिसेंटली ईरान ने जिस तरीके से एक बैलेंसिंग एक्ट को शो किया इस वेस्ट एशिया के रीजन के अंदर में, आप देखिए कि ईरान के अंदर में जो उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनका लास्ट राइट्स जब हुए थे, तो अफगानिस्तान के अंदर में तो रूल किसका है? तालिबान का रूल है, क्योंकि स्टूडेंट्स 2021 के समय में यूएस का जो फोर्सेज है वो वहाँ से विड्रोवल है वो किए थे। अब यूएस की फोर्सेज ने विड्रोवल किया, तालिबान ने पावर को टेक ओवर किया। ईरान आप देखिए कि पहले तालिबान के अगेंस्ट में जो एक्शन हुआ करते थे नॉर्दर्न अलायंस के साथ में, जो नॉर्दर्न वहाँ पे अलायंस है उनके जो लीडर्स हैं उनके साथ में मिलते हुए काफ़ी बार जो तालिबान को टारगेट है वो करते थे। बट यहाँ पे अब नॉर्दर्न अलायंस के जो लीडर्स हैं वो भी ईरान के लिए गए, तालिबान के लीडर्स भी ईरान के लिए गए, तो एक बैलेंसिंग एक्ट को यहाँ पे शो करने का कोशिश है वो किया गया है ईरान के द्वारा। ईरान ने अपना जो ईस्टर्न फ्रंट का एरिया है, ईस्टर्न पार्ट का एरिया है अफगानिस्तान के साथ में, वहाँ पे ये कोशिश किया है। एग्जाम के पर्पज़ से तो आप देखिए कि और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं
कि कैसे इस सिचुएशन के अंदर में जो पाकिस्तान का रोल क्या है, पाकिस्तान को कैसे डील करना है। ईरान का जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन है। यूएस एंड जो फॉर्मर एक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जो हेड हुआ करते थे कासिम सुलेमानी, उनका भी एग्जाम्पल दिया गया है। वो हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है। आज ही के न्यूज़पेपर के अंदर में जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है, ग्लोबल जो इंटरनेशनल रिलेशन है, उनके अंदर में मोरल एथिक्स ये किस तरीके से काम करता है उसके बारे में मेंशन किया गया है। कुछ पॉलिटिकल फिलोसफर हैं उनके भी वहाँ पे जो कोट्स हैं, जो उनका बातें हैं, उनको भी मेंशन किया गया है। तो उस आर्टिकल को अगर आपका PSIR ऑप्शनल है तो उसको आपको रीड है वो करना चाहिए। अब हम हमारा जो साउथ एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आप देखिए कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने हमेशा से एक नया अप्रोच है उसको कैरी आउट किया है इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर में। जो वर्ल्ड है जो 2 ब्लॉक्स के अंदर में डिवाइड था, तो हमारा जो इंडिया से जो लीडर हुआ करते थे उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया था, उसको वहाँ पे एग्जिस्टेंस में लेके आए थे। अगर हम यहाँ पे आप देखिए कि जो मोरल थिंकिंग या एथिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारा जो कंट्री है उनके द्वारा वासुदेव कुटुंबकम का जो जो वैल्यू है उसको प्रमोट किया गया है कि जो कंप्लीट वर्ल्ड है वो एज ए फैमिली के रूप से है। डायलॉग और डिस्कशन ये भी हमारा जो फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट आपको मिलता है। कभी भी आप देखिए कि कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट आपको मिलेगा या जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जो स्टेटमेंट मिलेगा वो यही मिलेगा कि इस कन्फ्लिक्ट को जो रिजोल्व आपको करना चाहिए किसके साथ में करना चाहिए, डायलॉग एंड डिस्कशन के साथ में करना चाहिए। और वासुदेव कुटुंबकम का जो फिलोसफी है, वासुदेव कुटुंबकम, कुटुंबकम मीन्स कुटुंब मीन्स फैमिली होता है। कुटुंबकम जो यहाँ पे वासुदेव कुटुंबकम कंप्लीट वर्ल्ड है वो फैमिली का पार्ट है। अब ये पॉइंट्स हमने प्रमोट हैं वो किए हैं, बट क्या स्टूडेंट्स ओवर द ईयर्स, पिछले कुछ ईयर्स के अंदर में जो इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है, इंटरनेशनल रिलेशन का जो डोमेन है उसके अंदर में मोरल्स, वैल्यूज, जो एथिक्स हैं इनका डिक्लाइन हुआ है क्या? यस स्टूडेंट्स, डिक्लाइन हुआ है। समय के साथ में ये वैल्यूज़ हैं वो आपको इंटरनेशनल डिस्कशन के अंदर में इनका कंसिडरेशन है वो काफ़ी कम आपको मिलता है। काफ़ी बार आप देखिए कि पहले जो डिसीजंस हुआ करते थे, कहीं पे पुअर्टी का सिचुएशन है, कहीं पे बेटर कंडीशंस नहीं है, तो उनको ऐसा जो वैल्यूज़ हैं उनको कंसिडर करते हुए जो ग्लोबल कंट्रीज़ हैं वो उसके अंदर में इंगेज करते थे, पार्टिसिपेट हैं वो किया करते थे। अब ये डिक्लाइन है वो हुए हैं। स्टूडेंट्स 29 जुलाई का जो डे हुआ करता है वो टाइगर डे के रूप से भी ऑब्जर्व है वो किया जाता है। 29 जुलाई का जो डे है वो किसके रिगार्डिंग में है? टाइगर डे के पर्सपेक्टिव से है। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो कंट्री के अंदर में जो टाइगर्स का जो सिचुएशन है उसके बारे में ये आर्टिकल है वो लिखा गया है। ये काफ़ी फेमस ब्यूरोक्रेट हैं जो आप देखिए कि ट्विटर के ऊपर में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, उनके द्वारा ये आर्टिकल है वो लिखा गया। अब हम एक बार पॉइंट्स को यहाँ पे देखते हैं। पॉइंट्स आप देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बताया कि कभी हमारे कंट्री के अंदर में जो टाइगर्स का जो सिचुएशन है वो डिक्लाइनिंग वे के अंदर में था, कि डिक्लाइन होने लगा था धीरे धीरे यहाँ पे। बट पिछले कुछ ईयर्स के अंदर में आप देखिए कि कैसे हमारे कंट्री के द्वारा जो कंजर्वेशन का जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज करते हुए, कंजर्वेशन का जो आइडियाज़ हैं उनको यूज करते हुए पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज है वो किया है, पॉपुलेशन को यहाँ पे इंक्रीज है वो किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम नंबर्स के पर्सपेक्टिव से देखें, 1973 जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था हमारे नेशन के अंदर में, कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको स्टार्ट किया गया था, तो उस दौरान में आप देखिए कि नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व है वो 9 हुआ करते थे। नंबर ऑफ एरिया जो है यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व्स का जो एरिया है वो भी आप देखिए कि काफ़ी कम परसेंटेज के अंदर में होता था। अभी प्रेजेंट समय के अंदर में ये जो टोटल हमारे कंट्री का जो एरिया है उसका 2.6% जो है वो टाइगर रिजर्व्स के अंदर में इस प्रोटेक्टेड एरिया में आया करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि वर्ल्ड का जो 70% टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहा करता है। तो ये इस तरीके से एक पॉजिटिव रिजल्ट है उसको यहाँ पे शो करता है। बट आप देखिए कि टाइगर जो एज ए एनिमल है, एज ए ये जो स्पीसीज है, ये बेसिकली आप देखिए टेरिटरी के अंदर में ये रहते हैं। हमारा जो प्रोटेक्टेड एरिया है 70% ऑफ वर्ल्ड का जो टाइगर्स का पॉपुलेशन है वो इस एरिया के अंदर में है। बट आप देखिए कि इस तरीके से ज़्यादा संख्या है, कम एरिया इनके कंट्रोल में है, तो काफ़ी बार जो टाइगर जो हैं
वो इनका जो प्रोटेक्टेड एरिया है उससे बाहर निकल जाते हैं। काफ़ी बार जो टाइगर हैं प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर निकलते हैं, आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया। तो प्रेजेंट समय में कंट्री के अंदर में 30 to 40% ऑफ टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है टाइगर आउटसाइड द टाइगर रिजर्व के अंदर में हुआ करते हैं। प्रेजेंट समय में टाइगर आउटसाइड द टाइगर रिजर्व के अंदर में 35 to 40% ऑफ पॉपुलेशन है वो एग्जिस्ट करता है। अब इसका क्या होना चाहिए, एक तो आप देखिए कि ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि हेल्दी ब्रीडिंग ग्रुप है हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो 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 यहाँ पे जो एरियाज़ हैं प्रोटेक्टेड एरिया, जो टाइगर रिजर्व्स हैं, जो इनको कनेक्ट करने वाले एरिया हैं वो वेल कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ में वेल कनेक्टेड हैं, तो टाइगर का मूवमेंट यहाँ पे होता है। बट जब भी किसी रूरल एरिया में टाइगर आउटसाइड द टाइगर रिजर्व हैं, वो उन टाइगर्स की वजह से जो इम्पैक्ट वो होता है, वो इम्पैक्ट आप देखिए कि अलग अलग पर्सपेक्टिव एरिया है उसको कवर करता है, चाहे वो इकोलॉजिकल हो, सोसाइटल हो, पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेज हो। अब इनको अगर हमें डील करना है, इनको अगर हमें ओवर करना है, तो हमें एक जो पॉइंट्स हैं उनको कैरी आउट करना होगा। जैसे टाइगर आउटसाइड द टाइगर रिजर्व का एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है कुछ स्टेट्स के, वहाँ पे जो साइंटिफिक ग्राउंड और लैंड बेस फ्रेमवर्क है उसको सेटअप करने के बारे में कहता है कि हमें साइंटिफिक जो ग्राउंड्स हैं उनको यहाँ पे यूज करना है, उनको यहाँ पे यूज करना है साइंटिफिक ग्राउंड्स को। सेकंड यहाँ पे बताया गया है कि जो कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट के अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म जो टाइगर्स का जो को एग्जिस्टेंस है इनको भी एम्फेसाइज है वो करना होगा। स्टेट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्टेट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि टेक्नोलॉजी के एरिया के अंदर में वो मोर इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो टेक्नोलॉजी के अंदर में आप देखें कि नए जो कैमरा ट्रैप्स हैं उनको यहाँ पे करना हो, जो जीपीएस का जो ट्रैकिंग जो सिस्टम है उनको इम्प्लीमेंट करना हो, तो टेक्नोलॉजी का वो एरिया है जिसमें मोर इंगेजमेंट होना चाहिए, साइंटिफिक ग्राउंड्स को यूज करना है, एम्फेसिस करना है हमें टाइगर के को एग्जिस्टेंस के बारे में। उसके बारे में क्यों करना है, क्योंकि प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर में टाइगर्स का जो संख्या है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, टेरिटोरियल एनिमल होता है, एक फिक्स टेरिटरी में रहा करता है। तो ये कंडीशन शो करता है एक प्रोजेक्ट जो लाया गया टाइगर आउटसाइड द टाइगर रिजर्व का, जिसके थ्रू को एग्जिस्टेंस को कंसिडर करते हुए, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कन्फ्लिक्ट्स हैं जो ह्यूमन लाइफ का, जो ह्यूमन एंड टाइगर का जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस है वो किया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है वेस्ट बंगाल के बारे में। न्यूज़ में क्या बताया गया, न्यूज़ में ये बताया गया कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कोई डिसीजन है, यहाँ पे डिसीजन किसके बारे में है, वो है लोकल बॉडीज़ का जो बर्थ एंड डेथ का जो रजिस्ट्रेशन है उसके रिगार्डिंग उनको जो पावर्स हैं जिसमें रिडक्शन हुआ है। तो आप देखिए कि एग्जाम के पर्पज से तो ज़्यादा कुछ पॉइंट यहाँ पे नहीं है, बट आपको एक पॉइंट यहाँ पे ये पता होना चाहिए। अब आपको होमवर्क ही देते हैं इसके बारे में, चलो होमवर्क नहीं देते हैं, क्वेश्चन आपसे ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जब हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जब रीड करते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, आप देखिए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को काफ़ी सारी जो पावर्स हैं वो दी गई हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स इनके डोमेन में रहे हैं। तो कितने सब्जेक्ट हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर में? 29 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट्स? 29 सब्जेक्ट्स हैं। क्या अर्बन लोकल बॉडीज़ से ज़्यादा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को? यस स्टूडेंट्स, अर्बन लोकल बॉडीज़ को तो आप देखिए कि ओनली 18 सब्जेक्ट्स हैं वो वहाँ पे दिए गए हैं। 18 सब्जेक्ट्स ही वहाँ का लोकल बॉडी है वो डील कर सकता है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बर्थ एंड जो डेथ है, बर्थ एंड डेथ का जो रजिस्ट्रेशन है वो पावर दिया गया था वेस्ट बंगाल में, अब उसमें कुछ रिडक्शन हुआ है। लोकल रजिस्ट्रार्स हैं उनके अपॉइंटमेंट के बारे में है। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के लिए आ सकते हैं, तो जो इनवाइट किया गया है उसके बारे में ये मेंशन किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बताया है। इंडिया और नेपाल का आप देखिए कि जो कुछ कन्फ्लिक्ट है कुछ एरियाज़ के बारे में। एक जो एरिया है वो वहाँ पे है लीपू लेक का एरिया, एक जो एरिया है वो किसका है? लीपू लेक का एरिया है। एक आप देखिए कि लिम्पियादूरा है, लिम्पियादूरा है और काला पानी है। तो इन बेसिकली कुछ एरियाज़ के बारे में हमारा जो एक इश्यू है बेसिकली इंडिया के कंट्रोल में आते हैं। 2018-19 के समय में ईरान ने इन एरियाज नेपाल ने इन एरियाज़ के ऊपर में ऑब्जेक्शन है वो किया है।
और अभी रिसेंटली किस वजह से न्यूज़ में था, नेपाल इंडिया से जाने वाला कुछ प्रोडक्ट है उनके ऊपर में कुछ कस्टम ड्यूटी है उसको लगाना, उसकी वजह से भी ये न्यूज़ में था। फिर आप देखिए कि ब्लैक सी के बारे में है, ऑलरेडी हम ब्लैक सी का एक ओडिशा पोर्ट है उसके बारे में रीड कर चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए कि कोर्नमोस्क नाम से जो पोर्ट है, कोर्नोमोर्स्क, ये पोर्ट कहाँ पे है, ब्लैक सी के अंदर में है। कुछ इंडियन पर्सन है जो वहाँ पे ट्रैप हुए हैं इस यूक्रेनियन पोर्ट के वहाँ पे। रसिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट है, इस ब्लैक सी के अंदर में भी एक दूसरे को टारगेट है वो करते हैं। फिर आप देखिए कि वेस्ट एशिया जो वेस्टर्न घाट का जो एरिया है उसको जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के रूप से जो डिक्लेयर करना है, उसके रिगार्डिंग में जो ड्राफ्ट है उनको यहाँ पे रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। अब ड्राफ्ट के बारे में तो आपको ये पता होना चाहिए, ड्राफ्ट है वो पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रखा जाता है 60 डेज तक। अब ये एग्जिस्टेंस में आए क्योंकि पहले भी ड्राफ्ट है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश था वेस्टर्न घाट के जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है उसके बारे में। सबसे पहले तो आप देखिए कि जो गाडगिल कमेटी है वो बनता है, माधव गाडगिल का जो कमेटी है वो बनता है यहाँ पे, जिन्होंने मैक्सिमम एरिया है उसको डिक्लेयर कर दिया था कि मैक्सिमम एरिया है वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है उसके रूप से बनाना है। फिर बाद में आप देखिए कि कस्तूरी रंगन कमेटी है, उन्होंने कुछ परसेंटेज ऑफ एरिया को डिक्लेयर किया। फिर समय समय पे ड्राफ्ट रिलीज होते हैं, वो यहाँ पे अलग अलग एरिया को बताते हैं। और ओवरऑल इसका पर्पज़ है वो क्या होना चाहिए कि जो प्रोहिबिटेड करता है ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के अंदर में जो माइनिंग का एक्टिविटी है, वहाँ पे जो सैंड माइनिंग है, नया जो थर्मल पावर प्लांट है उसको ये बैन है वो करता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है, यहाँ पे दलित का जो कन्वर्ट है उसके बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल से रिपोर्ट मांगा था, अभी तक यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो सबमिट नहीं किया गया है। डेंगू वायरस का कुछ वेरिएंट है जो स्ट्रेन है वो सर्कुलेटिंग के अंदर में है, उसके बारे में स्टडी यहाँ पे किया गया है। डेंगू का आप देखिए कि एक वैक्सीन भी इंडिया के अंदर में अप्रूवल है वो किया गया है, तो ये बेसिकली डेंगू के बारे में है। और वैक्सीन का जो 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 कितना उसका एफिकेसी है उसके भी एक वेरिएंट के बारे में कुछ कंसर्न्स हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, इजराइल के जो लीडर हैं, इजराइल के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो यूएस के साथ में डिस्कशन है वो किए हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। इवन आप देखिए कि यूएस ने कहा है कि जब उन्होंने ईरान के वहाँ पे अटैक किया तो कुछ इजराइल के जो बेसेज हैं उनको भी उन्होंने यूज है वो किया है। ये भी आज के ही वर्ल्ड के पेज के ऊपर में एक न्यूज़ था। फिर आप देखिए कि अपना जो जो सिक्योरिटी फोर्स है यूएस का, कहाँ पे, यूरोप के अंदर में, उनको एनालाइज किया जाएगा, उसको रिव्यू किया जाएगा। नाटो का जो मेंबर कंट्री हैं वो यूएस का जो जो जिस तरीके से कन्फ्लिक्ट हुआ है, कन्फ्लिक्ट क्या है मीन्स यूएस को जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन था कि जो नाटो कंट्री हैं वो अपना फोर्स को डिप्लॉय करेंगे वेस्ट एशिया में, और उन्होंने नहीं किया। अंकारा समिट के अंदर में भी यूएस के लीडर ने यही कहा था, और अब वहाँ पे रिव्यू करना है कि कहाँ पे कितना फोर्स उनका प्रेजेंस है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो यूएन के बारे में है। यूएन का ये रिपोर्ट क्या बताता है, वो बताता है कि जो जो अफगानिस्तान के अंदर में जो पर्सन है 500 के आसपास वो पर्सन है जिनको टारगेट किया गया है। कब टारगेट किया गया, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट हुआ है कुछ दिनों पहले, आप देखिए कि एक जो हॉस्पिटल सेंटर को जो पाकिस्तान फोर्सेज ने टारगेट किया था, वहाँ पे किसी तरीके से एविडेंस नहीं मिले हैं कि उस हॉस्पिटल के अंदर में कोई मिलिटेंट का प्रेजेंस था जिसको पाकिस्तान टारगेट करना चाहता था। अब मिलिटेंट का प्रेजेंस नहीं था तो ऐसा कोई भी एक्ट है जो वॉर ऑफ क्राइम के रूप से कंसिडर किया जाता है, तो वॉर ऑफ क्राइम जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एरिया के अंदर में किया है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो हमारा जो कश्मीर का एरिया है जो पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर में है, पीओके का एरिया, वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है, तो वहाँ पे भी कुछ कैजुअलिटीज़ के बारे में बताया गया। जापान के वहाँ पे आप देखिए कि जो अर्थक्वेक आया है, अर्थक्वेक से सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड ये जापान है, बट आप देखिए कि वहाँ पे इस तरीके से रेजिलियंट उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो उसको डील कर सकते हैं। रिंग ऑफ द जो पैसिफिक रिंग ऑफ द फायर है उसमें जापान सिचुएटेड होना एक रीजन क्रिएट करता है, वहाँ पे अर्थक्वेक का जो लार्जर एक्टिविटी हुआ करती हैं। तो कुछ लोग हैं वो ट्रैप हुए हैं इस हाई अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है, उसके जो हाई मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आया है उसके अंदर में। ओमान ने आप देखिए कि ईरान के साथ में एक प्लान है वो प्रपोज किया है कि आप वॉलंटरी बेसिस के ऊपर में कुछ चार्ज लगा सकते हो। जैसे कि आप देखिए कि मलक्का का एरिया है, वहाँ पे इंडोनेशिया, सिंगापुर
और जो अदर कंट्री हैं, जो वहाँ पे मलेशिया है, उनके द्वारा जो वॉलंटरी बेसिस पे जो चार्ज किया जाता है, ऐसा एक प्रपोजल ओमान के द्वारा ईरान को प्रेजेंट किया गया है होर्मुज एरिया के रिगार्डिंग में। ईरान के अंदर में जो कुर्दिश पार्टी है, उन्होंने कहा है वो किसी का भी प्रॉक्सी फोर्स नहीं है, वो यहाँ पे एनालाइज करने के बाद में ही कोई डिसीजन लेंगे। तो कुर्दिश वो कम्युनिटी है जो काफ़ी सारे स्टेट्स के वहाँ पे मिलता है, चाहे वो ईरान में हो, इराक में हो, सीरिया के वहाँ पे हो, या आप देखिए कि जो टर्की के वहाँ पे हो। टर्की तो काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटी करता है कुर्दिश लोगों के अगेंस्ट में, बट इराक के वहाँ पे इनका एक ऑटोनोमस एरिया है। जैसे इरबिल नाम का जो टाउन था ना, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में था, वो इराक के वहाँ पे आप देखिए कि वो कुर्दिश का एक ऑटोनोमस एरिया है। हमारे काफ़ी सारे जो प्राइवेट स्कूल हैं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे वेस्ट डंपिंग का काम है। तो जो लीड जो टॉक्सिक लीड है वो उन साइट्स के ऊपर में मिलता है, वो कैसे चिल्ड्रंस को इम्पैक्ट करता है उसके बारे में यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर में बताया गया है। तो लीड का जो इम्पैक्ट है कि हमारे जो काफ़ी लार्जर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, स्पेशली जो अर्बन एरिया के, दिल्ली जो कैपिटल एरिया के, वो नियर ऐसा कंटामिनेटेड साइट के वहाँ पे हैं जहाँ पे लीड है, मरकरी है, आर्सेनिक है, इनका जो ये जो है इनका प्रेजेंस हुआ करता है। पेस्टिसाइड्स हैं वो भी वहाँ पे ओपनली वे के अंदर में डंप होते हैं, नियर बाई एरियाज़ के अंदर में ही स्कूल है। तो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर में ये जो नंबर हैं वो ज़्यादा हैं कि जहाँ पे ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जो ऐसा वेस्ट एरिया के पास में होते हैं और जो ओवरऑल चिल्ड्रंस के हेल्थ को भी इम्पेक्ट करते हैं। लीड किस तरीके से इम्पैक्ट करता है ये भी यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर में बताया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि फॉरेस्ट फायर के बारे में मेंशन किया गया। जो फ्रांस के वहाँ पे, स्पेन के वहाँ पे जो फॉरेस्ट फायर हुआ है उसको एक फ़ोटो के थ्रू शो किया गया। और एंड्रोमेडा नाम का जो गैलेक्सी है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है, उसके एज के बारे में बताया गया है, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है। आप देखिए कि हमारा जब हम गैलेक्सी के बारे में देखते हैं तो जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो हमारा एग्जिस्ट करता है। हमारे इसी आप देखिए कि जो यहाँ पे यूनिवर्स के अंदर में एक अदर गैलेक्सी भी है जिसका नाम है एंड्रोमेडा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आज के न्यूज़पेपर से रिलेटेड था, जिसको आप रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।